वेलकम स्टूडेंट्स। आज चौहान लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रीति चौहान। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साना साना हाथ जोड़ी के प्रश्न उत्तर। आइए हम प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गतोंग लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। इसका उत्तर देखते हैं हम। रात के अंधकार में सितारों से नहाया हुआ गतोंग लेखिका को एक जादुई एहसास करा रहा था। उसे यह जादू ऐसा सम्मोहित कर रहा था कि मानो उसका अस्तित्व एक स्थगित सा हो गया हो। मतलब उसकी जो जो मैं लेखिका को ऐसा फील हो रहा था कि उसका अस्तित्व जैसे एक जगह रुक गया हो, सब कुछ अर्थहीन सा फील हो रहा था और उसकी जो चेतना है वो शून्यता को प्राप्त कर रही थी। वह सुख की अति इंद्रियता में डूबी हुई उस जादुई उजाले में नहा रही थी जो उसे आत्मिक सुख प्रदान कर रही थी। मतलब लेखिका को उस समय जो सुख प्राप्त हो रहा था वो अति इंद्रिय था। मतलब बहुत इंद्रियों से परे इतना सुख उसको मिला उस प्रकृति के सौंदर्य में कि वो उसको अपने शब्दों में बता नहीं पा रही थी। उस जादुई उजाले में वो लेखिका नहा रही थी जो उसे बहुत ही आत्मिक सुख प्रदान कर रहा था। दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, गतों को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। उत्तर देखते हैं हम इसका। गतों को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती मेहनती हैं और यह उनकी मेहनत ही है जिसकी वजह से आज भी गतों अपने पुराने स्वरूप को कायम रखे हुए है। पहाड़ी क्षेत्र के कारण पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाना पड़ता है। पत्थरों पर बैठकर औरतें पत्थर तोड़ती हैं और उनके हाथों में कुदाल और हथौड़े होते हैं और कईयों की पीठ पर बंदी टोकरी में तो उनके बच्चे भी बंधे रहते हैं और वे काम करते रहते हैं। हरे भरे बागानों में युवतियां बोकू पहने, बोकू उनकी एक ड्रेस होती है। हरे भरे बागानों में युवतियां बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ती हैं। बच्चे भी अपनी माँ के साथ काम करते हैं। यहाँ जीवन बेहद कठिन है। कठिन क्यों कहा है? क्योंकि पहाड़ को तोड़ तोड़ कर रास्ता बनाना अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम है। कब पत्थर गिर जाए किस पर, किसकी जान कब मुश्किल में पड़ जाए यह हम कह नहीं सकते। इसलिए लेखिका ने कहा कि यहाँ का जीवन बहुत ही कठिन है और यहाँ के लोगों ने इन कठिनाइयों को बावजूद भी इस शहर के हर पल को खूबसूरत बना दिया है अपने दृढ़ प्रयासों से। प्रश्न 3, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। लेसन में हमने जैसे पढ़ा है कि सफेद बौद्ध पताकाएं शांति व हिंसा की प्रतीक है। इन पर मंत्र लिखे होते हैं और ये किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती है। और जब कोई शुभ कार्य होता है, कोई नए कार्य के अवसर होता है तो उस समय रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं और इसलिए ये पताकाएं शोक व किसी नए कार्य के शुभारंभ की ओर संकेत करती हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, जितेंद्र आर्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहां की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी, लिखिए। उत्तर, जितेंद्र नार्गे ने लेखिका को निम्नलिखित महत्वपूर्ण जानकारियां दी। प्रकृति, सिक्किम एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ जगह जगह पर पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ हैं। रास्ते थोड़े वीरान संकरे हैं। संकरे मतलब थोड़ी तंग जो गली होती है, छोटे छोटे रास्ते हैं। वहाँ पर स्पेस थोड़ी कम है। जलेबी की तरह घुमावदार और गोल गोल घुमावदार हैं कि गलियां इधर उधर यूं घूमते हुए रास्ते हैं, तो इसलिए कहा है कि जलेबी की तरह घुमावदार। थोड़ी थोड़ी दूरी पर झरने बहते हुए दिखाई दे रहे हैं और घाटियों का सौंदर्य तो देखते ही बनता है। हरी भरी घाटियां हैं, पहाड़ हैं, तो उनका सौंदर्य देखते ही बनता है। नार्गे ने बताया कि वहाँ की खूबसूरती स्विट्जरलैंड की खूबसूरती से तुलना की जा सकती है। जो नार्गे ने बताया कि वहाँ की जो खूबसूरती है वो खूबसूरती जैसी कि स्विट्जरलैंड की वादियों में जो खूबसूरती है उसी खूबसूरती के समान वहाँ की खूबसूरती है। तो वहाँ की घाटियों की जो खूबसूरती है उसकी तुलना किससे की? स्विट्जरलैंड की खूबसूरती से तुलना की जा सकती है। भौगोलिक स्थिति गतोंग से 149 किलोमीटर की दूरी पर यूमथांग है और वहाँ फूलों से लदी वादियां हैं। रास्ते में कबीलोंग स्टॉक है जहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। रास्ते में कबीलोंग स्टॉक है एक स्थान जहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई। थोड़ा ऊपर हिमालय पर्वत है और रास्ते में सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल है। सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल काफ़ी फेमस है, आपने सुना होगा। पहाड़ी रास्तों पर फहराई गई सफ़ेद ध्वजा बुद्धिस्ट की मृत्यु तथा शांति का प्रतीक मानी जाती हैं और रंगीन ध्वजा किसी नए कार्य की शुरुआत दर्शाती हैं।
जो सफेद ध्वजा है वो तो किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु तथा शांति की प्रतीक होती है, और जो कलरफुल ध्वजा है वो किसी नए कार्य की या किसी शुभ कार्य की ओर संकेत करती हैं। जनजीवन, यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं। यहाँ का जनजीवन कैसा है? जनजीवन में ये बताया कि यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती है, बहुत हार्ड वर्कर हैं। स्त्रियाँ व बच्चे सभी काम करते हैं यहाँ पर। स्त्रियाँ स्वेटर भी बुनती है, घर भी संभालती हैं, खेती भी करती हैं, पत्थर तोड़ तोड़ के सड़कें भी बनाती हैं, चाय की पत्तियाँ चुनने बाग में भी जाती हैं, बच्चों को अपनी कमर कपड़े में बांध कर रखती भी हैं। बच्चे पढ़ने के लिए 3-4 किलोमीटर पहाड़ी पर चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाते हैं। तो यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मेहनत का काम है। इतनी ऊंचाई पर चढ़कर जाना स्कूल पढ़ने के लिए, ये कितना बड़ा मेहनत का काम है। शाम को अपनी माओं के साथ बच्चे काम करते हैं और उनका जीवन बहुत ही श्रम साध्य है। श्रम साध्य मतलब वो बहुत ही मेहनती हैं। उसने बताया कि सिक्किम के लोग अन्य भारतीयों की तरह घूमते चक्र में अपनी आस्थाएं तथा अंधविश्वास रखते हैं। लेखिका ने बताया कि जो सिक्किम के लोग हैं वो हम भारतीयों की तरह ही, अन्य जो भारतीय सभी भारतीयों की तरह वे भी घूमते चक्र में मतलब जैसे हम सब भारतीय कुछ अंधविश्वास को मानते हैं, तो कुछ अब हम आस्थाओं में बिलीव करते हैं, तो हमारी ही भांति वो लोग भी हैं जो कुछ पुरानी रीति रिवाजों को मानते हैं और कुछ पुरानी प्रथाओं को आज भी वो निभा रहे हैं। प्रश्न 5 है, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? उत्तर, लेखिका सिक्किम में घूमती हुई कवि लॉन्ग स्टॉक नाम की जगह पर गई। लॉन्ग स्टॉक में के घूमते चक्र के बारे में जितेन ने बताया कि यह एक धर्म चक्र है। इसको घुमाने में से सारे पाप धुल जाते हैं। मैदानी क्षेत्र में गंगा के विषय में ऐसी धारणा है। लेखिका को लगा कि चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। लेखिका ने क्या कहा कि चाहे पहाड़ी मैदान हो, चाहे पहाड़ी एरिया हो या मैदान वाला स्थान हो, लेकिन जो वैज्ञानिक है उन्होंने यही बताया है कि वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद हमारे देश में चाहे कितनी साइंटिस्ट ने कितनी तरक्की कर ली हो, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा जो देश है, विभिन्न प्रांतों में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग जलवायु है, अलग अलग एटमॉस्फेयर है, लेकिन हम सभी प्रांतों को मिला के जब भारत बनता है तो हम सभी भारतवासी की आत्मा तो वो एक जैसी ही है। क्यों कहा लेखिका ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यहाँ के लोगों की आस्थाएं, विश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी ही है। मतलब लोगों का जो वही अपनी अपनी जगह की कुछ आस्थाएं होती हैं, कुछ विश्वास होते हैं, और वही पाप पुण्य में जैसी पाप पुण्य की अवधारणाओं में और कल्पनाओं में जैसा हमारा विश्वास है, सेम वैसा ही विश्वास और वैसी अवधारणाओं में वहाँ के लोगों का विश्वास है। इसीलिए लेखिका ने कहा है कि चाहे हमारे देश ने कितनी ही तरक्की कर ली हो, चाहे साइंस ने आज कितनी ही तरक्की कर ली हो, फिर भी भारत देश के तमाम लोगों की आत्मा तो एक जैसी है, क्योंकि सभी लोग अपने अपने आस्थाएं, विश्वास और पाप पुण्य की अवधारणाएं या कल्पनाएं सभी लोगों की एक जैसी ही है। यही विश्वास पूरे भारत को एक सूत्र में बांध देता है, और यही विश्वास है जो पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो देता है। 6th क्वेश्चन, जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड के बारे में क्या गुण होने चाहिए। उत्तर, नार्गे कुशल गाइड था। वह अपने पेशे के प्रति पूरा समर्पित था। उसे सिक्किम के हर कोने के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त थी, इसलिए वह एक अच्छा गाइड माना जाता है। एक कुशल गाइड में निम्नलिखित किन गुणों का होना आवश्यक है, हम देखते हैं। फर्स्ट है, एक गाइड अपने देश व इलाके के कोने कोने से भली भांति परिचित होना चाहिए, अर्थात उसे पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ पर कौन सा स्थान किस चीज़ के लिए फेमस है। सेकंड है, उसे वहाँ की भौगोलिक स्थिति, जलवायु और वह इतिहास की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जिस स्थान पर हम घूमने जा रहे हैं तो वहाँ के गाइड को वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ की जलवायु है और वहाँ पर क्या इतिहास रहा है, प्राचीन समय में कैसा रहा है, उस सब की पूरी जानकारी गाइड को होनी चाहिए। थर्ड है, एक कुशल गाइड को चाहिए कि वो अपने भ्रमणकर्ता के हर प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो। एक गाइड को ये होना चाहिए कि जो टूरिस्ट उनके साथ में घूमने जा रहे हैं, गाइड को ये होना चाहिए कि वो उनके सभी प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो। जो टूरिस्ट हैं वो गाइड के उत्तर से संतुष्ट हों और खुश रहें, वो खुश हों कि गाइड जब उनको जानकारी दे तो उन्हें ये होना चाहिए कि जो हम जो घूमने आए हैं वो हमारा सफल हुआ, और जहाँ जिस स्थान पर वो घूमने जा रहे हैं उसकी जानकारी गाइड ने उनको पूरे अच्छे से दी है,
तो वो खुशी खुशी अपना जो सफर है उसको पूरा करें। फोर्थ, एक कुशल गाइड को अपनी विश्वसनीयता का विश्वास अपने भ्रमणकर्ता को दिलाना आवश्यक है। एक गाइड को जो अपनी विश्वसनीयता का विश्वास अपने साथ में जो उनके घूमने जा रहे हैं, जो भ्रमण करता है, जो टूरिस्ट है, उनको दिलाना आवश्यक है कि वो जो उन जानकारी उनको दे रहा है वो सच्ची है, वो फेक जानकारी नहीं है। तो ये ट्रस्ट उसको अपने भ्रमणकर्ता को दिलाना जरूरी है। तभी एक आत्मीय रिश्ता कायम कर अपने कार्य को आगे कर सकता है। तभी वह अपने टूरिस्ट के साथ एक आत्मीय रिश्ता, एक आत्मीय रिलेशनशिप बना सकता है, जिससे टूरिस्ट को भी अच्छा लगे और गाइड को भी उनको जानकारी देने में खुशी हो। फिफ्थ है, गाइड को एक कुशल व बुद्धिमान व्यक्ति होना आवश्यक है। ये तो जाहिर सी बात है कि गाइड को एक कुशल और बुद्धिमान व्यक्ति होना आवश्यक है। उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कब उसको कहाँ किस बारे में क्या जानकारी बतानी है टूरिस्ट को, ताकि समय पड़ने पर वह विषम परिस्थितियों का सामना अपनी कुशलता व बुद्धिमानी से कर सके। जब जैसी स्थिति हो तब उसे हैंडल करना आना चाहिए कि कब कहाँ उसे किस तरह से व्यवहार करना है, कहाँ क्या बोलना है, कहाँ क्या समझाना है। उसे हर परिस्थितियों का सामना अपनी कुशलता व बुद्धिमत्ता से कर सके, वह अपने भ्रमणकर्ता की सुरक्षा कर सके। अपने साथ में जो टूरिस्ट हैं उनकी सुरक्षा का भी उसको ध्यान रखना चाहिए और उनकी संतुष्टि का भी उसे ख्याल रखना चाहिए। सिक्स्थ, गाइड को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भ्रमणकर्ता की रुचि पूरी यात्रा में बनी रहे, ताकि भ्रमणकर्ता के भ्रमण करने का प्रयोजन सफल हो। इसके लिए उसे हर छोटे बड़े प्राकृतिक रहस्यों व बातों का ज्ञान हो जो यात्रा को रुचिपूर्ण बनाए। ये भी नॉर्मल सी बात है कि गाइड को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो टूरिस्ट उनके साथ में घूमने के लिए आए हैं वो बोर नहीं हो और उनकी रुचि उस सफ़र में, उस घूमने वाली प्लेस पर उनकी रुचि और अधिक बढ़ती जाएगी। अब हमें और अधिक जानकारी नई नई मिले, ऐसा उनका इंटरेस्ट डेवलप होता रहे, ताकि उन्हें घूमने का आनंद आए, उनका जो प्रयोजन है, जिस स्थान पर वो घूमने आए हैं वो उनका उद्देश्य सफल हो। इसके लिए गाइड को हर छोटे से छोटे स्थान की प्राकृतिक रहस्यों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो टूरिस्ट को उसके बारे में सारी नॉलेज, सारी जानकारी दे सके, जिससे जो घूमने आए भ्रमणकर्ता उनकी यात्रा रुचिपूर्ण हो और उन्हें बहुत ही एक आनंद का अनुभव हो, वो यात्रा उनके लिए यादगार बन जाए। सेवंथ, एक कुशल गाइड की वाणी को प्रभावशाली होना आवश्यक है। एक गाइड की जो वाणी है वो एक इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ताकि सुनने वाले को उसकी वाणी में, उसकी बातों में रुचि आए, मजा आए कि हाँ आगे और क्या बताएगा, आगे और क्या बताएगा, ऐसा इंटरेस्ट आए टूरिस्ट को। तो उसकी वाणी जो है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, प्रभावशाली होना आवश्यक है। इससे पूरी यात्रा ही प्रभावशाली बन जाती है। एक जो गाइड होता है वो कुशल ढंग से बोलता है, टूरिस्ट को अच्छे से समझाता है, तो जो घूमने वाले भ्रमण करता है उनकी यात्रा भी एक रोचक बन जाती है और उन्हें भी मज़ा आने लगता है घूमने में। गाइड के साथ में उनकी भी एक अच्छा रिलेशन बन जाता है और उनकी यात्रा काफ़ी प्रभावशाली हो जाती है, तथा भ्रमणकर्ता की यात्रा भी पूरे रास्ते में रुचिपूर्ण बनी रहती है। सेवेंथ क्वेश्चन है, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के पल पल परिवर्तित होते हुए रूप को देखा है। ज्यों ज्यों ऊंचाई पर चढ़ते जाए हिमालय विशाल से विशालतर होता चला जाता। लेखिका जैसे जैसे ऊपर चढ़ाई पर चढ़ती जाती वैसे हर प्रतिपल लेखिका को हिमालय का एक अलग ही नया सौंदर्य देखने को मिलता है। हिमालय कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े हुए दिखाई देता है तो कहीं हल्का पीलापन लिए प्रतीत होता है। चारों तरफ हिमालय की गहनतम वादियां और फूलों से लदी घाटियां थी। चारों तरफ जो हिमालय की वादियां थी वो कलरफुल रंग बिरंगे फूलों से लदी हुई थी। कहीं प्लास्टर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला था तो कहीं देखते देखते सब कुछ समाप्त हो जाता है, मानो जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। कहीं पर तो फूल दिखाई दे रहे हैं खिले हुए, तो कहीं पर पथरीली पहाड़ियां दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि प्रतिपल जैसे कोई जादुई छड़ी घुमा रहा है। तो कभी बादलों की मोटी चादर के रूप में सब कुछ बादल में दिखाई देता है और कभी कुछ और कटाओं से आगे बढ़ने पर पूरी तरह बर्फ से ढके हुए पहाड़ दिख रहे हों। तो चारों तरफ दूध की धार की तरह दिखने वाले जलप्रपात भी थे। जलप्रपात मतलब झरने दिखाई देते हैं जो नीचे ऐसे बह रहे हैं जैसे कि कोई दूध की धार बहती हुई दिखाई दे रही हो। और वही नीचे चांदी की तरह कौंद मारती तिस्ता नदी, जो तिस्ता नदी बहती हुई दिखाई दे रही है, ऐसे लग रही है जैसे कि चांदी की तरह कोई वस्तु चमक रही हो, एकदम सफेद झक। वो नदी बहती हुई ऐसी लग रही थी जैसे चांदी की जो रोशनी होती है ना, एकदम वाइट सफेद झक, उसी तरह से वो तिस्ता नदी दिखाई दे रही थी, जिसने लेखिका के हृदय को एक आनंद से
भर दिया। स्वयं को इस पवित्र वातावरण में पाकर लेखिका पूरी तरह से भाव विभोर हो गई। पूरी तरह से लेखिका जो है वो मग्न हो गई उस वहां के प्राकृतिक दृश्य में, जैसे लेखिका अपने सुध-बुध खो गई हो, जिससे उनके हृदय को एक काव्य में बना दिया। लेखिका को ऐसा लग रहा कि जैसे वहां के उस प्राकृतिक सौंदर्य ने उनको बहुत ही अधिक प्रभावित किया हो और लेखिका जो मन है वो एक कवि की जैसे हो गया हो। तो इसलिए कहा है कि लेखिका का जो मन है वो काव्य में हो गया। 8th क्वेश्चन है, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है? उत्तर देखते हैं हम इसका। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को लगा कि इस सारे परिदृश्य को वो अपने अंदर समेट ले, कि जो जो लेखिका ने वहां के प्रकृति के जो नज़ारे देखे हैं उन सबको वो अपने मन के कैमरे में उनको कैद कर ले, अपने अंतर्मन में उनकी छवि को मतलब पैक कर ले। जैसे हम कैमरे में फोटो खींचते हैं ना, वो हमारे लिए यादें हो जाती है। तो लेखक ऐसे मन में ये विचार करी थी कि इन जो दृश्य हैं ये सुंदर प्राकृतिक हैं, उनको मैं अपने मन के कैमरे में कैद कर लूं। लेखिका चित्र लिखित सी माया और छाया के अनूठे खेल को भर भर आंखों से देखती जा रही थी। वहां की जो चित्र लिखित मतलब जो पल पल ऐसा लग रहा था कि जादू की छड़ी की तरह जो दृश्य है वो बदलते जा रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि मानो चित्र लिखित सी माया और छाया का ये अनूठा खेल हो। तो उस माया और छाया के प्रतिपल बदलते हुए खेल को लेखिका अपने आंखों से ऐसा लगा था कि भर भर आंखों से मैं उनको देख लूं, जितना अधिक हो सके मैं उनको देख लूं और अपने मन में उस छवि को मैं समा लूं, ताकि जब भी मुझे याद आए तो मैं उस स्थान की छवि को अपने मन में याद करके खुश हूँ, एक तरह का रोमांच महसूस करूं। तो उसे लगा कि प्रकृति उसे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्य करने पर तुली हुई है। लेखिका को लगा जैसे प्रकृति उसे सयानी मतलब उसे चतुर, उसे एक अद्भुत माया का एहसास कराने के लिए ही प्रकृति उसे यहाँ पर लेकर आई है और एक अद्भुत छवि का एहसास कराने के लिए प्रकृति उसको बाध्य कर रही है। तो इस अद्भुत और अनूठे नजारों ने लेखिका को पल भर में ही जीवन की शक्ति का अनुभव करा दिया। प्रकृति के जो अनूठे नजारे थे उन्होंने लेखिका को यह विश्वास करा दिया कि प्रकृति में भी जीवन की शक्ति का निवास है। जो प्रकृति है उसमें हमें एक नई शक्ति, एक नई जीवन शक्ति का संचार देखने को मिलता है। तो इस प्रकृति के अनूठे दृश्य को देखकर लेखिका को पल भर में ही जीवन की शक्ति का अनुभव करा दिया। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वह देश और काल की पारापार से दूर बहती धारा बनकर बह रही हो। लेखिका को ऐसा लगा जैसे वह अपने देश से बहुत दूर एक अलग ही दुनिया में आ गई हो, जहाँ वह एक प्रकृति के सौंदर्य के साथ साथ बह रही हो और उसकी मन का जो सारा मैल है और सारी वासनाएं हैं वो इस निर्मल जल धारा में बहकर नष्ट हो गई हो। लेखिका को ऐसा लगा था कि उसके मन की जो जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी बुरे विचार हैं, वो सब इस प्रकृति की निर्मल जल धारा में बहकर समाप्त हो गई हो। जितनी भी बुरी वासनाएं हैं वो इन प्राकृतिक झरनों के साथ साथ जो है वो सभी बह गई हों। तो लेखिका उस सभी दृश्यों को देखकर एक प्रकार से रोमांच में पूरी तरह से डूब चुकी थी। 9th क्वेश्चन है इसका, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्यों ने झकझोर दिया? उत्तर, लेखिका हिमालय यात्रा के दौरान प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी हुई थी, परंतु जीवन के कुछ सत्य जो इस आनंद सत्य आए लेखिका के सामने तो वह इस आनंद में भूल चुकी थी। अकस्मात वहां के जनजीवन ने लेखिका को झकझोर दिया। कैसे झकझोर दिया? लेखिका ने क्या देखा वहां पर? लेखिका ने देखा कि वहां पर कुछ पहाड़ी औरतें जो मार्ग बनाने के लिए पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ रही थी और उनके आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल व हथौड़े थे। औरतें क्या करी थी? वहां पत्थर तोड़कर सड़कें बनाती हैं और उनके हाथों में क्या थे? हथौड़ी और कुदाल थे। कईयों की पीठ पर तो बच्चे भी बंधे हुए थे। इनको देखकर लेखिका को बहुत दुख हुआ कि ये कोमल कोमल हाथों से जो औरतें हैं वो घर का काम भी करती है, स्वेटर भी बुनती है और पहाड़ काट कर रास्ता भी बनाती है और उनकी पीठ पर जो बंधी हुई टोकरियां थी उन पर बच्चे भी थे। तो इनको देखकर लेखिका को बहुत दुख हुआ कि ये हम सैलानियों के भ्रमण के लिए हिमालय की इन दुर्गम घाटियों में मार्ग बनाने का कार्य कर रही हैं। इस दृश्य को देखकर लेखिका को ये लगा कि ये हम टूरिस्ट के लोगों के लिए हिमालय की इन दुर्गम घाटियों को में पहाड़ों को काट काट कर ये औरतें रास्ता बना रही हैं और जहां पर जान कब जाए कोई पता नहीं।
इसके लिए इनके लिए तो वह भोजन मात्र पाने का साधन है। पहाड़ काट कर रास्ता बनाना इनके लिए तो इनकी आजीविका का साधन है। और हमारे लिए, हम जैसे सैलानियों के लिए, हम जैसे टूरिस्ट लोगों के लिए जो घूमने जाते हैं, हमारे लिए वो सिर्फ एक मनोरंजन का साधन है। तो दूसरी बार उनकी जादू निद्रा तब टूटी जब उसने पहाड़ी बच्चों को उनसे लिफ्ट मांगते देखा। दूसरी बार लेखिका की निद्रा कब टूटी? जब कुछ पहाड़ी बच्चों ने उनसे लिफ्ट मांगी। वहां 7-8 साल के बच्चों को रोज 3.5 किलोमीटर का सफर तय करके पहाड़ पर चढ़कर ऊंचाई पर स्कूल पढ़ने जाना पड़ता है। स्कूल के पश्चात वे बच्चे मवेशियों को चराते हैं। मवेशी मतलब जानवर, बकरियों को चराने भी जाते हैं स्कूल पढ़ने के बाद। तथा लकड़ियों के गट्ठर भी धोते हैं, लकड़ियों का बोझा भी उठाते हैं। तीसरे लेखिका ने जब चाय की पत्तियों को चुनते हुए सिक्किम परिधानों में ढकी हुई लड़कियों को देखा। बोकू पहने हुए उनका सौंदर्य छटा बिखेर रखा था। वहां की जो कुछ वेशभूषा होती है उसको बोकू कहते हैं। तो बोकू पहने हुए जो उनका सौंदर्य है वो ऐसा लगा था जैसे इंद्रधनुष का सौंदर्य दिखाई दे रहा हो। तो उसकी एक अलग ही आभा नजर आ रही थी जिसने उस लेखिका को मंत्रमुग्ध कर दिया था। उन्हें मेहनत करती हुई इन बालों का सौंदर्य लेखिका को अपने आप में असहनीय महसूस हो रहा था। लेखिका उस सौंदर्य को अपने भीतर समा लेना चाहती थी। क्वेश्चन 10 है, सैलानियों को प्रकृति के अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान है? उल्लेख करें। उत्तर, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में सबसे बड़ा हाथ एक कुशल गाइड का होता है। नेचुरल सी बात है कि जो टूरिस्ट घूमने जाते हैं तो प्रकृति का सौंदर्य का उन्हें तभी पूरा आनंद आता है जब गाइड वहाँ के बारे में हमको पूरी जानकारी दे। हम कहीं घूमने जाएं और वहाँ के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं हो तो हमारा जो आनंद है वो एक तरह से अधूरा ही रह जाता है। जब गाइड हमें वहाँ की पूरी जानकारी देता है कि वहाँ क्या इतिहास है, कैसा रहा है, वहाँ के बारे में कैसा जलवायु है, कैसा कल्चर है वहाँ का, सब कुछ जब गाइड हमें बताता है उसका मजा, उसका आनंद दुगना हो जाता है। तो सैलानियों को प्रकृति के अलौकिक छटा का अनुभव कराने में सबसे बड़ा हाथ एक कुशल गाइड का होता है जो अपनी जानकारी व अनुभव से सैलानियों को प्रकृति व स्थान के दर्शन कराता है। कुशल गाइड इस बात का ध्यान रखता है कि भ्रमणकर्ता की रुचि पूरी यात्रा में बने रहे। एक गाइड का ये उत्तरदायित्व होता है कि जो टूरिस्ट हैं उनका इंटरेस्ट पूरी यात्रा में, पूरे सफर में बना रहे, ताकि भ्रमणकर्ता के भ्रमण करने का जो प्रयोजन है वो सफल हो जाए, ताकि टूरिस्ट जो घूमने आए वो उनके घूमने का जो प्रयोजन है, जो उनके घूमने का उद्देश्य है वो सफल हो और उनकी यात्रा यादगार हो। अपने मित्रों व सहयात्रियों को साथ पाकर यात्रा और भी उनकी रोमांचकारी और आनंदमयी बन जाए। वहाँ के स्थानीय निवासियों का और जनजीवन का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। वहाँ के जो स्थानीय निवासी है और वहाँ का जो जनजीवन है उसका भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है प्रकृति का आनंद का अनुभव कराने में। उनके द्वारा भी इस छटा के सौंदर्य को बल मिलता है। जब हम वहाँ के लोगों को देखते हैं, वहाँ का रहन सहन है, वहाँ का कैसी संस्कृति है, जब उनको देखते हैं तो हमें वहाँ की संस्कृति के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि वो कैसे रहते हैं, वहाँ का खान पान क्या है, वहाँ के आजीविका का साधन क्या है। तो वह सब भी हमारे इस प्रकृति के सौंदर्य का अनुभव कराने में वह भी एक यादगार कारण है। तो इस छटा के सौंदर्य को उनसे भी एक बहुत बड़ा बल मिलता है, क्योंकि यदि ये ना हो तो वह स्थान एक तरह से नीरस हो जाएगा, बेजान लगने लगेगा। तथा सरकारी लोग जो व्यवस्था में संलग्न होते हैं वहाँ के, उनका भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। तथा जो सरकारी लोग होते हैं वो जगह जगह जो पर्यटक स्थल है वहाँ की व्यवस्था करते हैं, उनका भी इस टूरिस्ट के लोगों को घुमाने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। टूरिस्ट लोगों को जो प्रकृति का अलौकिक छटा का अनुभव कराने में उन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। क्वेश्चन है 11th, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं? इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। उत्तर है इसका, पत्थरों पर बैठकर श्रमिक महिलाएं पत्थर तोड़ती हैं, उनके हाथों में कुदाल व हथौड़े होते हैं, कईयों की पीठ पर तो बंदी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे रहते हैं और वे काम करते रहते हैं। हरे भरे बागानों में युवतियां बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ती है, बच्चे भी अपनी माँ के साथ काम करते हुए दिखाई देते हैं। तो इन्हीं की भांति आम जनता भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयास में जीविका रूप देश और समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं। सड़कें, पहाड़ी मार्ग, नदियों, पुल आदि को बनाना, खेतों में अन्न उपजाना, कपड़ा बुनना, थाने कारखानों में कार्य करके अपनी सेवाओं से राष्ट्र को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। कैसे सहायता प्रदान करते हैं? ये लोग जो सड़क को काट काट कर रास्ता बनाते हैं वो भी एक ये हमारे लिए राष्ट्र की सहायता में योगदान देते हैं।
खेतों में अन्न उगाते हैं, कपड़ा बुनने का काम करते हैं, कारखानों में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं। तो ये सब काम एक तरह से किसकी सेवा हो रही है? देश की सेवा हो रही है। तो ये सभी कार्य करके वे अपनी सेवाओं से राष्ट्र को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं और आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करके उसकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाते हैं। हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत बनाते हैं। हमारे देश की आम जनता जितना श्रम करती है उसे तो उसका आधा भी प्राप्त नहीं होता, परंतु फिर भी वे तो असाध्य कार्य को अपना करते हुए समझकर अपने कार्य को पूरी मन से करते हैं। वो समाज का कल्याण करते हैं, परंतु बदले में उन्हें स्वयं नाम मात्र का ही अंश प्राप्त होता है। देश की प्रगति का आधार यही आम जनता है। यही आम जनता है जो देश की प्रगति के दिन रात कार्य करती है, जिनके प्रति सकारात्मक आत्मीय भावना भी नहीं मिलती है देश में। यदि ये आम जनता ना हो तो देश की प्रगति का पहिया ही मानो रुक गया हो। क्वेश्चन 12 है, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उत्तर है इसका, आज की पीढ़ी के द्वारा प्रकृति को प्रदूषित किया जा रहा है। हमारे कारखानों से निकलने वाले जल में खतरनाक केमिकल व रसायन होते हैं। कारखानों से जो धुआं निकलता है उसमें, और जो जल होता है वहाँ उसमें खतरनाक केमिकल होते हैं, खतरनाक रसायन होते हैं। जो वह जल जब और वह जो हवा है दूषित वो नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है उसको, वही रसायन जब पानी में मिल जाता है तो वो हमारे लिए कितना दूषित हो जाता है। साथ में घरों से निकला दूषित जल भी नदियों में ही जाता है। घरों से जो गंदा पानी मिलता है वो भी नदियों में मिल जाता है, तो जिसके कारण हमारी नदियाँ लगातार दूषित हो रही हैं। अब नदियों का जल भी पीने लायक नहीं रहा। पहले की तरह जो पहले नदियाँ साफ सुथरी थी वो अब नदियाँ साफ सुथरी नहीं रही, क्योंकि कारखानों से निकलने वाला धुआं और पानी केमिकल से मिला हुआ वो नदियों में मिलता जा रहा है, जिससे नदियाँ भी जो है दिन प्रतिदिन दूषित होती जा रही हैं। और इसका जीवंत उदाहरण यमुना नदी है, जो आज एक नाले में बदल गई है। वनों की अंधाधुंध कटाई से मृदा का कटाव होने लगा। मृदा मतलब मिट्टी का कटाव होने लगा। आज जगह जगह लकड़ियों के लिए लोग वनों को काट रहे हैं, जो इससे जो है बाढ़ को आमंत्रित कर रहा है। जो मिट्टी की कटाई होने के कारण आजकल जो ये वनों के अंधाधुंध कटाई से मिट्टी का कटाव हो रहा है और उससे जो बाढ़ को हम आमंत्रित कर रहे हैं। हमारा जो जलवायु है, जो उसका सर्कल है पूरे जो वातावरण का, वो बिगड़ता जा रहा है। दूसरे अधिक पेड़ों की कटाई ने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता बढ़ा दी है, जिससे वायु जो है वो दिन प्रतिदिन प्रदूषित हो रही जा रही है। जैसे दिल्ली की आबोहवा देख लो आप, दिल्ली में कितना प्रदूषण फैल चुका है। दूसरे अधिक पेड़ों की हमें चाहिए कि हम मिलकर इस समस्या का समाधान निकालें। हम सबको मिलकर अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, जिससे हमारी वातावरण शुद्ध हो, हवा शुद्ध हो। और हमें चाहिए कि पेड़ों को काटने से रोकने के लिए एक कुछ उचित स्टेप उठाने चाहिए, ताकि वातावरण की शुद्धता बनी रहे। हमें नदियों को निर्मल व स्वच्छ बनाए रखने के लिए कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित जल को नदियों में डालने से रोकना चाहिए। नदियों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक बनाने के लिए अनेक कार्यक्रमों का समय समय पर आयोजन होते रहना चाहिए। प्रश्न 13 है, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए, लिखे। उत्तर है इसका, प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता बढ़ गई है, जिसके कारण वायु हमेशा प्रदूषित होती जा रही है। इससे सांस की जो है अनेक बीमारियां उत्पन्न होने लगी हैं। इसका एग्जाम्पल दिल्ली है। दिल्ली में जो हवा है वो बहुत ही प्रदूषित होती जा रही है। जलवायु पर भी इसका बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसके कारण कहीं पर तो बारिश की अधिकता हो जाती है तो किसी स्थान पर सूखा पड़ता है, कहीं पर तो बारिश नाम मात्र की होती है, जिस कारण गर्मी में कमी नहीं होती है। तो मौसम पर तो इसका असर बिल्कुल साफ दिखाई देने लगा है। गर्मी के मौसम में गर्मी अधिकता देखने को मिलती है, तो कई बार तो पारा अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। सर्दियों के समय में या तो सर्दी कम पड़ती है या कभी सर्दी का पता ही नहीं चलता। ये सब प्रदूषण के कारण ही संभव हो रहा है कि कभी तो बहुत अधिक गर्मी पड़ती है तो कभी बहुत अधिक सर्दी पड़ती है, तो कभी सर्दी के समय मौसम में सर्दी का एहसास ही नहीं होता है। तो जो ये प्रकृति का है ये पूरा चक्र इस प्रदूषण के कारण बिगड़ता जा रहा है। और जल प्रदूषण के कारण स्वच्छ जल पीने को नहीं मिल रहा है, तो इससे पेट संबंधी अनेक बीमारियां हो रही है। क्वेश्चन 14, कटाव पर किसी दुकान का ना होना
उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। इसका उत्तर है कटाव पर किसी दुकान का न होना उसके लिए एक वरदान है। क्यों? क्योंकि अभी यह एक पर्यटक स्थल नहीं बना है। यदि कोई दुकान होती तो वहां के सैलानियों का अधिक आगमन शुरू हो जाएगा और वे जमा होकर वहां खाते पीते, दुकानें होंगी तो लोग वहां खाएंगे पिएंगे भी और गंदगी भी फैलाएंगे, और इससे गंदगी से वहां पर वाहनों के अधिक प्रयोग से वायु में प्रदूषण बढ़ जाएगा। तो लेखिका को केवल यही एक स्थान मिला जहां पर उन्होंने स्नोफॉल देखा। इसका कारण यही था कि वहां प्रदूषण नहीं था, क्योंकि वहां पर दुकानें नहीं थी। अतः कटाओं पर किसी दुकान का न होना लेखिका के लिए एक प्रकार से वरदान ही है। प्रश्न 15, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? उत्तर इसका, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था एक नायाब तरीके से की है। प्रकृति सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह करती है और गर्मियों में पानी के लिए जब वह त्राही त्राही मची होती सारी जगह, तो उस समय यही बर्फ की जो शिलाएं हैं वह पिघलकर जलधारा बन के नदियों को भर देती है। सचमुच प्रकृति ने जल संचय की कितनी अद्भुत व्यवस्था हमारे लिए की है। क्वेश्चन 16 है, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं और उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? देश की सीमा पर जहां तापमान गर्मी में भी -15 डिग्री सेल्सियस होता है और कभी तो कड़कड़ाती ठंड फौजी पहरा देते हैं, जबकि हम वहां 1 मिनट भी नहीं रुक सकते, तो हमारे फौजी सर्दी तथा गर्मी हर मौसम में देश की रक्षा करते हैं। इस तेज सर्दी को भी सहन करते हैं और तेज गर्मी को भी सहन करते हैं, ताकि हम सब चैन की नींद सो सकें। सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए वह गर्मी और सर्दी दोनों को सहन करते हैं। ये जवान हर पल कठिनाइयों से जूझते हैं और अपनी जान को हथेली पर रखकर वे जीते हैं। हमें सदा उनकी सलामती के लिए दुआ करनी चाहिए। उनके परिवार वालों के साथ हमेशा हमें सहानुभूति, प्यार व एक सम्मान वाला व्यवहार रखना चाहिए। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ आपको प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सैंपल पेपर दे रही हूँ, आप उन्हें ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।